नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें तो बड़ी खबर, कल वाराणसी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी जी। वाराणसी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 13 मई को भव्य रोड शो भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें तो 14 मई को दाखिल करेंगे नामांकन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम के नामांकन के 4 प्रस्तावक लगभग तय किए गए हैं। गणेश्वर शास्त्री हो सकते हैं प्रस्तावक, मांझी समाज से हो सकता है प्रस्तावक। तीसरा प्रस्तावक पद्म अलंकृत विभूति और एक प्रस्तावक महिला हो सकती है। ये 4 प्रस्तावक जो है वो तय किए गए हैं। तो कल वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी का दौरा प्रधानमंत्री का, 13 मई को करेंगे भव्य रोड शो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 मई को दाखिल करेंगे नामांकन। बता दें आपको पीएम के नामांकन के 4 प्रस्तावक जानकारी मिल रही है लगभग तय किए गए हैं। गणेश्वर शास्त्री प्रस्तावक हो सकते हैं। बता दें आपको 4 प्रस्तावकों में मांझी समाज से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति जो है वो प्रस्तावक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर वाराणसी नहीं अपितु देश के नेता वाराणसी में समय आ चुके हैं और आज प्रधानमंत्री के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी देर शाम पहुंचे और आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने देखिए नीयत सही और नतीजे सही, ये है मोदी की गारंटी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया और अमित शाह उद्घाटन करने के उपरांत यहाँ से मीडिया से रूबरू भी हुए और यहाँ के काशी की जनता का हाल भी उन्होंने जाना। कहीं न कहीं वाराणसी का कल जो रोड शो है उसकी रूपरेखा, उसका दिशा दशा कैसे तय होगा, आखिर किस तरीके से भव्य नव्य और दिव्य काशी का जो नजारा होगा वो प्रधानमंत्री के रोड शो में देखने को मिलेगा। उसकी तैयारियों की समीक्षा केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कहीं न कहीं वाराणसी का जो ये रोड शो इस बार होगा काफी अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2014, 2019 अब 2024 की जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से तैयार हो गई है और कल प्रधानमंत्री का रोड शो लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा और काशी वासियों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच यूपी के चुनावी रण में गरजेंगे अमित शाह। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर। गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार भी करेंगे। तो यूपी के चुनावी चरण में गरजेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। गोंडा दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। आपको सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से मंच दिखाते हैं। ये मंच टॉमसन ग्राउंड में बनाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर करीब 3:15 पर पहुंचेंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम दिखाएंगे। वो सामने बीएससी ग्राउंड बना हुआ है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। ये कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का करीब 1 घंटे का बताया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा में 5वें चरण का मतदान होना है, यानी 20 मई को यहाँ पे मतदान किया जाएगा। गोंडा में 2 लोकसभा सीट है, जिसमें गोंडा लोकसभा सीट से कीर्तवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया जो कि भाजपा से 2 बार के सांसद हैं, और जो दूसरी सीट है वो कैसरगंज लोकसभा जो कि काफी देश में चर्चा का विषय बनी रही थी। वहां के सांसद बृजभूषण शरण सिंह थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया है। उनके बेटे करण भूषण को वहां से टिकट दिया गया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि चुनावी दौर है। तो ऐसे में ये दोनों सीटों को गृह मंत्री अमित शाह जनता से बात करेंगे और दोनों सीटों को भुनाने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार गोंडा से जनता टीवी के लिए विपिन सिंह। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको। कल यूपी की 13 सीटों पर चुनाव, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कल यूपी की 13 सीटों पर चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। आज पोलिंग पार्टियां जो है बूथों पर रवाना होंगी। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।
तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चुनावों के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहां पर किए गए हैं। कल यूपी की 13 सीटों पर चुनाव जो है वो किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यूपी की कहां कौन कौन सी सीटों पर चुनाव होने हैं वो हम आपको इस टैली के जरिए दिखा रहे हैं। चौथे चरण के तहत यूपी की 13 सीटों पर चुनाव जो होने जा रहे हैं। चौथे चरण के लिए प्रचार थम चुका है और कुछ घंटों बाद ही अब मतदान होना है। कई महत्वपूर्ण सीटें यूपी की इस बार चुनावी समीकरण में है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कन्नौज की सीट है, जहां से अखिलेश यादव खुद मैदान में है, और इसके अलावा इटावा जो यादव लैंड कहलाती है, उन जगहों पर चुनाव होना है। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता की प्राथमिकताएं क्या हैं, यही जानने के लिए आज हम लखनऊ पर पहुंचे हैं। दारुल शफा यहाँ पर चुनावी अड्डा कहलाता है। सामने विधायकों का निवास है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलकर केंद्र की राजनीति तक भी पहुंचे हैं। आज हम लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके बीच के मुद्दे क्या हैं। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी यादव लैंड पर चुनाव होने जा रहा है, मुद्दे क्या हैं जनता के, जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है? जनता सिर्फ मोदी मुद्दे पर बात करेगी और मोदी मुद्दे पर जो है चुनाव करेगी, क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। क्या काम? अरे बहुत काम किया, गिनाया नहीं जा सकता। एक शुरुआत की। अरे एक क्या शुरुआत कर, कॉरिडोर बनवा दिया, 370 हटा दिया, सड़कें देखा चमचमा रही हैं चारों तरफ। इस प्रकार से तमाम काम किया। मोबाइल खोलो तो देखा मोदी ने किया। फिर सांसद की जरूरत कहाँ है? फिर जो सांसद जो बनता है उसकी क्या जरूरत है? फिर सांसद के काम बताइए, राजनाथ जी के काम बताइए। हम लखनऊ में खड़े हैं, बगल की सीट मोहनलालगंज है, वहाँ के क्या काम हुए? सांसद की क्या जरूरत लगती है? लखनऊ की जो सड़कें बनी है सांसद निधि से बन रही हैं, तो सांसद का यही काम होता है। मोदी की इशारे पर सांसद काम करता है। मोदी को जिताना है, सांसद जिताएंगे तभी मोदी सरकार रहेगी। इसलिए मोदी इंपॉर्टेंट है। मोदी के नाम पे चुनाव है, मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, इनका कहना है। तो बाकी जो सांसद आते हैं मैदान में, जिनके टिकट बदले जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, टिकट बदल रही है, यानी कि उसकी प्राथमिकता में सांसद भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि सांसद की भूमिका इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में? देखिए, मोदी वो ब्रांड है, आज सांसद जो है उसका सपोर्टिंग बॉडी है। अब सांसद रक्षा मिनिस्टर का ये हम क्षेत्र है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को गर्व है इस बात पर कि भाई राजनाथ जी का क्षेत्र है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की परिभाषा को वास्तविक उसकी व्याख्या का संक्षिप्त सार पर कभी शोध नहीं किया है। अगर शोध किया होता तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे डाटा को उठा करके देखा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी राशन को भी विकास मानती है। भारतीय जनता पार्टी सड़क की धुलाई। राशन क्यों विकास नहीं है? 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो राशन को विकास क्यों ना माने? अगर भाई साहब पेट पालना अगर विकास है तो फिर विकास का पैरा हटा दीजिए। विकास का पैमाना क्या? पेट के पैरे पर बात करिए तो पेट के पैरे पर बात हो तो ईमान का पैमाना क्या है आपके हिसाब से? विकास का पैमाना ये है कि जब योजना आयोग में जब नीति बनती है, जब नीति का आधारशिला रखा जाता है, जब नीति के मानक निर्धारित किए जाते हैं, जब नीति को मूर्त रूप दिया जाता है, तो हम उसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी नहरों की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी सड़कों की बात करते हैं, हम बड़े बड़े लोहा कारखानों की बात करते हैं, हम बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं। चलिए, ये तो विकास का पैमाना हो गया। हाँ भाई, विकास का पैमाना इनका ये है। अब ये बताओ, आप 4 चरण पर चुनाव हो गया, चौथे चरण का मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बिजली, पानी, रोड और शौचालय, पढ़ाई लिखाई। आज में काम हुआ आपको लगता है? काम क्यों नहीं हुआ? अगर काम हुई, एक मिनट बात न काटो, अगर काम हुआ ना होता तो गठबंधन 14 और 17 और 19 और 22 ठगबंधन में चला गया। तो ऐसे तो बहुत से अलायंस पार्टियां बीजेपी ने भी किया है, ऐसा थोड़ी ना है। बीजेपी के साथ भी बहुत सारी पार्टियों ने अलायंस किया है। हम बात कर रहे हैं, हम बीजेपी एक बात कर रहे हैं। आप ये समझ लो 80 सीटों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने केवल 6 मुसलमानों को लड़ाया है, और 6 मुसलमानों को केवल छलना चाहते हैं और मुसलमानों की कमजोरी की फायदा बीजेपी ने तो एक भी नहीं दिया।
बीजेपी ने नहीं दिया तो बीजेपी जो कंधे पर से बंदूक भी नहीं दाग रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की नहीं तो भी अगर आप उनको अपने साथ शामिल भी नहीं करेंगे और बंदूक की भी दावेदारी की जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। भैया तो फिर क्यों संगठन में शामिल? जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया और सऊदीया विदेश की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोलाया और योगी जी प्रधान से भी अटल जी को भी कांग्रेस ने इलाज के लिए बाहर भेजा था। आप ये बताइए मुद्दे क्या हैं? मुद्दा भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सारी चीजें मुद्दे हैं। लेकिन मुद्दे से भटका, जैसे आप अभी पूछ रहे थे, आप बता रहे थे कि मोदी ब्रांड, कोई हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, आप ये बताइए मोदी ब्रांड यही है कि सारे देश के भ्रष्टाचारी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर आरोप लगाए थे। 70,000 करोड़ उनके ऊपर घोटाला है, और शारदा चिट फंड घोटाला उनके ऊपर है। ऐसे तमाम लोगों का नाम ले लेके बताए थे कि इनको मैं जेल भिजवाऊंगा और चक्की पिसवाऊंगा, पिसिंग कर रहे थे और उनको गले लगा लिए। तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करें? और रोज कहते कोई भी भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। और जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं बड़े, उनको गले लगा लिए, अपनी पार्टी में मिला लिए। तो कैसे आप भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? ये जनता को नहीं बताते आप। लेकिन ये कह रहे हैं ना, ये मोदी जी ने एक लेटेस्ट बयान दिया, उसमें कहा कि अडानी ने भी तो पैसा दिया टेम्पो में भर के कांग्रेस को, तो कांग्रेस भी तो ले रही है पैसा। भाई 2014 से पहले की जो है आदरणीय राहुल जी बोल रहे थे कि अडानी अंबानी जो है मोदी जी को पैसा दे रहे हैं। 14 के आसपास की बात बता रहा हूं। और उसके बाद तब से आज तक बोल ही रहे हैं कि देश का सारा पैसा बस 2 से लेकर 22-24 तक पूंजीपतियों को सारा देश का पैसा दे रहे हैं। और इतने नहीं दे रहे हैं, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, मिलिट्री की जमीन बेच दिए, यहाँ तक कि ये धरातल भी बेच रहे थे। भला हो उन किसानों का कि जो है लगभग 700-800 किसान शहीद हुए, वो बचा ले गए किसी तरह ये जमीन, नहीं तो वो भी गिरवी रख दी। ये कह रहे हैं किसानों को उनकी जमीनें छीनी जा रही थी। क्या फिर ये कंट्राडिक्शन है? भाई मोदी जी किस मुद्दे पे चुनाव कर रहे हैं, वोट किस मुद्दे पे मांगेंगे फिर वो? अगर वो जमीनी हकीकत जैसे ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई मुद्दे हैं, तो फिर भाजपा के पास क्या मुद्दे हैं? देखिए भाई साहब की इन बातों पर मैं समर्थन करूंगा कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार पे कहीं भी लगाम नहीं लगाई गई है, यह सच है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में भी। ये उनके कहने की बात है। हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन जहां जैसे विभीषण ने रावण को समझाया था कि सीता को वापस कर दो नहीं लंका का नाश हो जाएगा, उसी प्रकार से हम लोग भी हैं विभीषण की तरह, कहते हैं कि भ्रष्टाचार कतई नहीं समाप्त हुआ है, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। फिर वोट कैसे देंगे बीजेपी को? आप समर्थक भी, क्योंकि वो सनातन को लेकर चल रहे हैं, हिंदू सनातन इम्पोर्टेंट। हाँ, और हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं। आपके मुखारबिन से मैंने सुना कि विभीषण ने भी रावण को समझाया था। मोदी इन्होंने सही कहा, ये लोग जनता जो इनके अंधभक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, विभीषण हैं और रावण। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ना परेशानी कितनी भी हो, वो कह रहे हैं ना परेशानी कितनी भी हो, भ्रष्टाचार है, मान भी रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ। यही तो इन लोगों की अंधभक्ति है। चाहे जितना बुरा करेंगे, लेकिन मोदी मोदी ये लोग चिल्लाएंगे और मोदी जी का पतन निश्चित तय हो चुका है। 2024 में जनता ने इंडिया अलायंस के लिए पूरा क्यों किया? मोदी जी अगर नहीं भी आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? वजह क्या लगती है आपको? क्या मुद्दे हैं इसके पीछे? अभी यादव जी ने कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार चरम पे कर दिया। एक वजह महंगाई, मंदिर बना, कॉरिडोर बना। मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं, वो कोर्ट के आदेश पे हुआ और भारतीय जनता पार्टी हर चीज का श्रेय लेती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको 100 डायल दिया, 102, 108 की सेवाएं दी, ये उसका नामकरण चेंज कर देते हैं। तो हुआ, लेकिन उसके बाद 17 में भी सरकार नहीं आई, 22 में भी सरकार नहीं आई, तो विधानसभा के चुनाव में इसका फायदा क्यों नहीं मिला? फिर देखिए, यही तो मैं बता रहा हूं, ये जो है लालीपॉप देने का काम करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं ना। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं कि जैसे पिछली बार अभी चुनाव हुए, बहुत समय नहीं हुआ, 1.5 साल पहले के चुनाव हुआ, तो जब जनता ने नकार दिया तो फिर ये कैसे मानेंगे 2024 में भी जनता नहीं नकारेगी? जनता ने हमको नकारा नहीं, हमें वोट प्रतिशत बहुत बढ़िया मिला। कुछ सीटों पे जैसे होता है कि कहीं जीत का मार्जिन 50,000 है, कहीं 1,500 में, हम 70 सीटें ऐसी हैं जो 50 वोट से लेकर 2,000 के बीच में हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो क्या मानते हैं आप? कुछ % लोग आपके साथ अभी भी नहीं है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? वोट देंगे तो किसको देंगे और क्यों देंगे?
चुनाव में वोट तो पूरी जनता 80% जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही, इसलिए हिंदुत्व और हिंदू 80% कभी नहीं पाए वो। नहीं, अब अभी तो 80% की बात कर रहे हैं। 80% भाई 20% के लोग बात कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? 2012 में अगर कह रहे हैं तो बेरोजगारी, जो बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं तो बेरोजगारी ये आज की है। बेरोजगारी 90 से नहीं, बेरोजगारी शुरू से नहीं रही। आपने नीति आयोग के आंकड़े नहीं देखे? नहीं, नीति आयोग के आंकड़े देखे। नीति आयोग के आंकड़े ये भी आए हैं कि 24 करोड़ लोग, हंगर इंडेक्स में देखा भारत कहाँ पे? हम जिसमें पढ़े हैं, पेपर में पढ़े हैं, 24 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा पर में तो अभी ये भी आया है कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई, हिंदू आबादी धीमे से बढ़ रही है। रिपोर्ट कहाँ की है वो? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गई। रिपोर्ट कहाँ की है वो? जांच हो रही। पूछ रहा हूँ, रिपोर्ट कहाँ की है वो? किसने रिपोर्ट दी वो? अरे वो जो भैया, और कहाँ से जानोगे? क्या हम वहाँ नीति आयोग में थे? नहीं। तो फिर अभी आपको जानकारी कम है। आप बताइए, कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को दे देंगे, बेरोजगारी दर घट जाएगी। ये कैसे करेंगे? क्योंकि पैसे की कमी तो रहेगी ना। सरकार भी इनकी, पेपर भी इनका। मैं पहली बात का जवाब दे दूं, जो अभी आप कह रहे थे कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और इनकी 45% बता दी गई, तो इसका मतलब जितने मुसलमान थे उनके डबल हो गए हैं क्या हिंदुस्तान में? तो ये आंकड़े कौन जारी कर रहा है? इनके बीच में कौन ऐसा शैतान बैठा है जो इनकी इस तरीके का, या कौन सा इनका IT सेल है जो इस तरीके के प्रोपोगंडे झूठे फैला रहा है? आपने कहा कि कांग्रेस नौकरियां दे पाएगी या क्या? हमने 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख के झूठे सपने नहीं दिखाए। हमारी पार्टी का एजेंडा सच्चा और पाक है। हमने उतना ही, हमने सभी चीजों को लेते हुए, सभी वर्ग को ध्यान में देते हुए, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सबके वर्ग को लेते हुए हमने अपने एजेंडे को सेट किया है। हमने अपने मैनिफेस्टो को सेट किया है और हम झूठे वायदे नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट, अभी तो इंतजार करना होगा, लेकिन 4 जून इंपॉर्टेंट डेट। 4 जून की बात नहीं है। हमने झूठा नहीं फैलाया। आपने 15 कहे थे, 2 करोड़ कहे थे, 20 करोड़ नौकरियां हो गई। आप जवाब दे दो नरेंद्र मोदी, क्या दिया आपने? 15 लाख पे तो चलो अमित शाह ने कह दिया था ये जुमला है, नौकरियों पे आ जाओ तो कोई सवाल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 2024 में भी हिंदू मुस्लिम कराएंगे, मंदिर मस्जिद कराएंगे। वो तो कह रहे हैं विकास भी किया है, सड़कें बनाई हैं। ये मुद्दों पे नहीं, मुर्दों पे राजनीति करते हैं। 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पे, प्रधानमंत्री पटल पे बैठा हुआ है। और 2019 में भी उसी में सत्ता में आया। अगर सतपाल मलिक पहले खोल देता ये राज तो 2019 में भी सरकार ना बनती। और 2014 में हरियाणा में हिंदू मुसलमान किसानों को लड़ा के, 1 सेकंड में मेरी बात खत्म हो रही, हिंदू मुसलमान किसानों को लड़ा के 14 लाख और 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा दे के लगाए। और आज भी वो उसी स्तर पर हैं। जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तब तक ये सत्ता में नहीं आ सकते। हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये अभी का क्या माहौल है? क्या मुद्दे हावी हैं या राम मंदिर हावी है? क्या लगता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है? वर्तमान में सरकार के साथ, सरकार ने जो काम किया अपने काम के दम पर, चाहे धारा 370 रही हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, हमने चाहे रोड का क्षेत्र रहा हो, चाहे पेयजल योजना रही हो, हर क्षेत्रों में निरंतर सरकार में लगातार काम करने, काम उसके विकास के क्षेत्र मोदी जी डंके की चोट पे हमारी सरकार पुनः रिपीट हो रही है। जो चीज विपक्ष क्षेत्र को झूठे अपनी छाती पे मूंग दाल धरने का काम कर रहा है। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं लगभग? क्या लगता है, क्या आंकड़ा है? 70 सीट जीत रहे हैं। तुम 70 क्या? 10 कौन सी सीट हार रहे हैं? हाँ, और उसमें 10 हारने वाली हम तो 80 की 80 तैयारी की है, लेकिन आपने 70 खुद एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं पूछा। जवाब लीजिए। 70 सीट में मेरी जब पूरे 100% जीत है, 10 नहीं छोड़ेंगे, उसमें भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। वो 4-5 उससे भी जीत है। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है कि मुद्दे क्या है जनता के? जनता किन मुद्दों के साथ जा रही है? आखिर जो आप जमीन पे हैं, आपकी खुद की सोच क्या है? अगर आप कांग्रेस को चुनते हैं या बीजेपी को चुनते हैं, किस पार्टी को किस लिए चुनेंगे? हमें लगता है कि आज के समय में जनता केवल अपने रोजगार के मुद्दों की तरफ ज्यादा जनता का ध्यान है, कि जनता की जो मेन मुद्दे हैं वो महंगाई और रोजगार, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए और भी लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? इधर आइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के लखनऊ के रहने वाले। तो आपकी क्या इरादा है, किसके साथ जाएंगे? अब देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों दल। तो दोनों भाई हैं? हाँ। अच्छा, मिले। किस वाले भाई के साथ करीबियां ज्यादा हैं? हमारे किसी भाई के साथ कोई करीबी नहीं। अच्छा, हाँ। तो क्या मुद्दा आपका क्या है? अगर आप खुद अपनी पर्सनल बात कीजिए, आपका खुद का मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी है और खाद्य सुरक्षा चाहिए, और पुलवामा जो हुआ उसका जवाब इनके पास नहीं है।
आपके दिमाग में सवाल है, लेकिन ये सवाल तो है ही है, हर जनता के दिल में सवाल। कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस के मारा, फिर उसके बाद क्यों सवाल बचा? ये सब ड्रामा है, ये नहीं चलेगा, ये सब ड्रामा है। चुनाव चल रहा है तो पेपर में छपवाया जा रहा है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई, लेकिन आखिरी जनगणना है, लेकिन आखिरी जनगणना ही 2011 में हुई। ये सुन लीजिए, ये सब चुनाव में मुद्दे हैं, पब्लिक को सिर्फ भटकाने के लिए। ये आप समझ रहे हैं कि ये भटकाने के लिए, लेकिन अगर ऐसा है भी तो क्या आपको परेशानी है इस बात से कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है? ये सिर्फ बता रहे, कोई मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा है, समझ रहे हैं? अरे आइए, और कुछ लोग हैं उधर चाय के होटल पे, वहां पे भी चलेंगे और उनसे भी पूछेंगे। देखिए, ये वही भाजपा के एक समर्थक हमारे साथ फिर आ गए हैं। आप ये बताइए, आपने कहा कि आबादी को लेकर, लेकिन आपका खुद का कोई मुद्दा है क्या? आप लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए, नहीं हुआ, या ये हुआ? मुद्दे तो बहुत हैं देश के लिए, मुद्दा विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दे तो बहुत हैं। काम हुआ इस पे, लगता है इस पे काम हो रहा, हुआ नहीं जिस तरह 10 साल के बाद भी? हाँ, 10 साल के बाद जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है। एक हमारे बड़े भाई अभी बोल भी रहे थे, मैं सुन रहा था दूर से, कि कह रहे हैं कि क्या अभी हो गए? अरे भाई, जो 10 साल पहले बच्चा था 10 साल वाला, आज 20 साल का हो गया और बेरोजगार है, तो और कह रहे हैं कि वो नकल करके या कैसे पास हुआ है, लेकिन 10 सालों में जो पास हुए उनको तो रोजगार मिलना चाहिए। 10 साल केंद्र में हो गया और 7 साल यहाँ। देखिए, जो ये सही मान रहे हैं, जो बयानबाजी चल रही है, जैसे एक सवाल ये है, जैसे बयानबाजी चल रही है, अडानी भी कह दिया कि वो टेम्पो में पैसा भर के भेजते हैं, वो राहुल गांधी तरह तरह के आरोप मोदी पे भी लगाते हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या लगता है बयानबाजी फिर अपने उसी चरम पर आ गई जो राजनीति के ऐसे टाइम पर आती है, या मुद्दे ही असली हैं लोगों के बीच में? देखिए, मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने माना ना कि अभी काला धन है अडानी अंबानी के पास। जो आप बताइए कि जब वो नोटबंदी किए थे बोले थे मैं काला धन समाप्त कर रहा हूं, आप अपने देश का काला धन नहीं समाप्त किए, विदेशों का क्या करेंगे आप? आपका जो है दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है भ्रष्टाचार समाप्त करने की। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया और उसमें भ्रष्टाचार किया, आप देखिए, ये एक उम्र दराज बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, इनकी भी राय बहुत जरूरी है समाज के लिए। क्या लगता है, मोदी, राहुल, किसके साथ जनता है? कौन क्या कहे उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। राहुल 5 लाख पार है। इनके बड़े बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं। किसके? अरे मोदी जी के साथ। यदि मैं गुजरात की बात करूं, पुरानी बात करूं तो ठीक नहीं, नई बात करूं तो इतने जल्दी कैसे आ गया? तो ये देश बड़ा तरह तरह का। मेरे कहने का मतलब, मैं केजरीवाल जिस दिन जेल गया था उसके चौथे दिन ही कह दिया था चुनाव के पहले आएगा, और आया। ये कैसे दावा कर दिया? आपने कहा, मैं भविष्य बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं ना, वो भगवाधारी है ना, जितने भगवाधारी हैं आजकल जो है, इनका एक ही उद्देश्य है कि बहुत साधु संत दिखाई दे रहे हैं। यही साधु संत पता नहीं 24 के बाद, 4 जून के बाद, या 4 जून के बाद 20 जून के बाद दिखाई पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। ये तो राहुल गांधी भी दावा यही वाला कर रहे हैं, आप वाला। राहुल गांधी या मोदी, क्या यही 2 देश चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता? कौन चलाएगा, आप बताइए ना। हाँ, ये अब आपको बता रहा हूँ। जो इंडिया गठबंधन में तमाम दल हैं, इंडिया गठबंधन में तमाम दल हैं, अभी मैं इसका उत्तर दूंगा। इंडिया गठबंधन में तमाम दल हैं, उस दल में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं? अरे सुनिए, या तो तर्क दीजिए या को। आपने कहा सबसे बड़ा दल तो वही है विपक्ष का। यहाँ एक मिनट सुनिए, मैं तर्क दे रहा हूँ। सबसे बड़ा गठबंधन जब है तो गठबंधन में जो सबसे बड़े दल का, हाँ, बड़े दल में वो भी अपनी बैठक करेगा और उसके बाद जो नेता का चयन करेगा वही जो इंडिया गठबंधन के बीच के लोग हैं वो उसका स्वागत करेंगे। तो मोदी जी को लोग क्यों चुनेंगे, ये बताइए। मोदी जी जो 70 सालों में नहीं काम किया, वही मैं काम पूछ रहा, बता दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख लीजिए, पहले इंदिरा आवास योजना चलता था, पते नहीं। लोहिया आवास चलता था, पते नहीं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, लाइन से
आवास तो नहीं कि प्रचार ज्यादा हुआ, नहीं काम हुआ 17,000 आवास बने। और सुनिए दूसरा विषय, जो चीजें सीमित दायरे में विकास होते और पूरे देश में रोड कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, जिससे रोजगार बढ़ा। रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता, रोजगार का मतलब स्टार्टअप होता है, छोटे छोटे उद्योग लगाकर उन्होंने रोजगार पैदा। कहते हैं जो जिनको नौकरी नहीं मिली उसके अंदर इनके अंदर स्किल्स नहीं है, नहीं उनके अंदर काबिलियत है। ठीक, 52 लाख जो भर्ती फेल हुई, पेपर लीक। रोजगार का मतलब नौकरी सरकारी नहीं होता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो ये 52 लाख बच्चों ने पर्चा भरा और पेपर लीक हुआ, पर्चा फिर भर्ती रद्द की गई, तो ये 52 लाख। पहले बताइए, मुलायम सिंह के समय नकल माफिया ये सत्ता में आप हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। पहले तो होते थे। ये होने से मतलब नहीं होता, लोगों ने तभी उनको नकार दिया। 2017 में भी नकार दिया, 22 में भी नकार दिया। महाराज जी ने जितने नकल माफिया थे, जितने शिक्षा माफिया थे, उन्होंने कितनी कार्रवाई की, राष्ट्रपति तक लगाया, तो धीरे धीरे स्थितियां ठीक हो रही हैं। अरे तो आप जो बड़ी भर्तियां हैं जिसमें तादाद ज्यादा है उसका बताएंगे। आप आरओ लीक हुआ, अभी आपका ये पुलिस भर्ती 60,000 भर्ती पे 52 लाख बच्चा आ रहा है, तो उस पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। कार्रवाई कर रहे हैं आप, ठीक है। देखिए इनका कहने का कार्रवाई हो रही है इसलिए संतुष्ट रहिए, नौकरी मत मांगिए, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन मुद्दे जो हैं जनता के बीच अलग अलग तर्क हैं लोगों के, कुछ भाजपा के साथ भी है और उनकी जो नीतियां हैं उसके साथ भी है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो। लेकिन इसके अलावा जो जनता है वो कह रही है कि मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार पर भी बात होनी चाहिए। अब देखना होगा कि जो कल चौथा चरण जब यहाँ पर चुनाव होगा, यहाँ पर क्या नतीजे रहेंगे 13 सीटों पर। फिलहाल पिछली बार की बात की जाए तो इन 98 सीटों पर करीब 82 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। इस बार के नतीजे क्या होंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में भी बात की जाए 2019 की, तो 13 में करीब 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और करीब 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार के नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जनता के बीच मुद्दों को लेकर चर्चा जरूर है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।